गुड आफ्टरनून क्लास 9 हिंदी गद्य साहित्य में आज आप मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते का भाग दूसरा पढ़ेंगे। तो इसके पूर्व के भाग में आपको हमने इनके कुछ भूमिका, जो निबंध की जो कुछ भूमिकाएं हैं, जो निबंध की विशेषताएं हैं और जो मुंशी प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व था उसके विषय में कुछ आपको पढ़ाया था और आपको इसके विषय में ज्ञान कराया था। ठीक है, आज दूसरे भाग में मुंशी प्रेमचंद जी अपने सादगी से साथ जैसे उनका रूप है, जैसा उनका व्यक्तित्व है, जैसे उनकी आर्थिक व्यवस्था है, उसी के अनुरूप चलना इनका एक कार्यवृत्त था। और उसी के अनुसार ये क्या है, स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। फोटो खिंचवाना किस लिए है? क्योंकि ये फोटो खिंचवाने के बाद ही किसी साहित्य का फोटो जो है वो किसी जब अपना साहित्य लिखता तो उसके बगल में जो फोटो लगाया था उसके लिए था, ये नहीं कि उसे 100 पीस में लगाने के लिए था। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी उसमें भी फोटो का जो यथार्थ रूप था उनका उसी प्रकार का फोटो खिंचवा कर उसमें प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी वैसे भी इनकी अर्थव्यवस्था बहुत विषम थी, बहुत विषम परिस्थितियों का जीवन था। ठीक, आर्थिक विषमता से तंगी के कारण इन्होंने तमाम प्रकार के जो किताब उनके पास रखे हुए थे, तमाम पुस्तकें जो थी, कभी जाकर के दुकान में कभी बेचने को उनको जाना पड़ता था आर्थिक व्यवस्था के लिए, अपने पुस्तकों को कभी कभी बेचते थे। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी के अंदर जो ज्ञान था, जो उपन्यास लेखक की जो कला थी, प्रतिभा थी, वो अनोखी थी। आज तक उनका कोई ऐसा उपन्यास का लेखन में उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई साहित्य में उनका दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई लेखक नहीं है। उनका इस क्षेत्र में मूर्धन्य यानी अद्वितीय स्थान है। उनके बराबर कोई और उपन्यासकार नहीं है। लेकिन फिर भी आर्थिक विषमता के जीवन के चलते इनका जीवन जो है बहुत परेशानियों से गुजरा था। लेकिन आज के साहित्य समृद्धन के बाद आज मुंशी प्रेमचंद साहित्य में इनका एक अद्वितीय स्थान है, एक मूर्धन्य स्थान है। और इसी के चलते भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मुंशी प्रेमचंद के नाम से पुरस्कार, जो हिंदी में साहित्य रचना करते हैं आज या कोई एक विशिष्ट काव्य रचना करते हैं, उनसे उनका अवलोकन करने के बाद अगर उनका साहित्य अद्वितीय अच्छा है तो उन पर मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। ये अंग्रेजों के कार्यकाल में मुंशी प्रेमचंद का जीवन था। 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1880 में इनका जन्म हुआ था, 23 जुलाई 1880। और 1936 में कफन कहानी लिखने के बाद और मंगलसूत्र उपन्यास लिख रहे थे। कफन कहानी तो पूर्ण हो गई थी, लेकिन मंगलसूत्र जो उपन्यास था उसको अधूरा ही हो पाया था। ठीक है, वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। आधे उपन्यास लिखे थे, आधे के बाद इनका देहावसान हो गया था, ये स्वर्गवासी हो गए थे। लेकिन किसी लेखक, ये साथी लेखक ने इनका मंगलसूत्र जो उपन्यास है उससे पूर्ण किया था, लेकिन उस तरीके से पूर्ण नहीं किया जो उनके अंदर वो सोच थी। ठीक, तो इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद का जीवन भी अभाव में बहुत ग्रस्त था। तमाम प्रकार के आंदोलन में, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या तमाम प्रकार के ऐसे जो गांधी जी के समय में नमक आंदोलन, जो भी आंदोलन 1936 से पहले इन्होंने चलाए थे, उनके साथ में इन्होंने आंदोलन में प्रतिभाग किया था मुंशी प्रेमचंद। इनका व्यक्तित्व एक यथार्थ की कहानी लिखता है, आदर्श की कहानी लिखता है। ठीक, इनसे हमें प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं और इन्हीं की जीवन गाथा को निबंधात्मक रूप में, इन्हीं के विचारों को एक निबंधात्मक रूप में मुंशी प्रेमचंद ने व्यंग्य रूप में तो प्रस्तुत किया है। व्यंग्य तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसमें उनका उद्देश्य उनका पर हंसना नहीं है, उनके जो वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करना है, उनके वास्तविक विचार को, उनके वास्तविक आदर्श को प्रस्तुत करके उसमें जो उनका रूपा उसमें व्यंग्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन व्यंग्य वास्तव में इनके ऊपर नहीं है। इनके आदर्श को भी लेखक जो है हरिशंकर परसाई, जो निबंध लेखक हैं इस पार्टी के, उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसा जो यथार्थवादी, घोर यथार्थवादी आदर्शवादी मुंशी प्रेमचंद ही, ऐसा तो इस परिकोटि में या साहित्य के लेखन की परिकोटि में ऐसा कोई भी लेखक न हुआ है और न होगा। ठीक है, तो ये प्रेरणा, ये स्वयं अपने आप में भी एक लज्जा महसूस करते हैं कि ऐसा जो यथार्थवाद इनके जो दिखाते हैं, ऐसी विषमता कि ऐसा तो मैं भी न कर पाऊँ। ये इनसे लज्जित हो रहे हैं कि ऐसी विषमता तो मैं न दिखा पाऊँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कार्य तो मैं कर ही नहीं सकता, चाहे मुझे दिखावटी रूप में करना पड़े। लेकिन मुंशी प्रेमचंद बेहिचक, बिना डर, बिना किसी लज्जा के, बिना किसी
परेशानी के इन्होंने जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका रूप है, जो उनका स्वरूप है, ला करके प्रस्तुत कर देते थे सामने। और जो भी इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं या उपन्यास लिखे हैं, नाटक करबला लिखा, ज़्यादा नाटक नहीं लिखा इन्होंने, उपन्यास के क्षेत्र में विशिष्ट थे और कहानी के क्षेत्र में अद्वितीय थे। ठीक, तो इन्होंने जो भी लिखा है आर्थिक विषमताओं, ये उपनिषेधवाद के सिद्धांतों को लेकर लिखा है। उपनिषेध मतलब ऊंचे नीचे के भेदभाव, एक पूंजीपति एक तरफ और एक तरफ गरीब तबके, निम्न तबके को लेकर के इन्होंने लिखा है। और निम्न तबकों के प्रति, जैसे किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, और भी जो तमाम प्रकार के जो निम्न वर्ग थे या जो आर्थिक विषमता से जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके प्रति इन्होंने अंततः एक निष्कर्ष निकाला है, उनके प्रति एक संवेदना भी प्रस्तुत की है। ठीक है, क्योंकि स्वतः भी आर्थिक विषमता से भी परेशान थे, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी एक महारत उपन्यासकार थे और एक अच्छे अद्वितीय, एक मूर्धन कहानीकार थे। तो इनके व्यक्तित्व का लेखन यहाँ पर निबंधात्मक रूप में प्रस्तुत किया है हरिशंकर प्रसाद ने, और इनके पुत्र अमृत राय ने कलम के सिपाही के नाम से इनका भी जीवनी प्रस्तुत किया है। इनके पुत्र अमृत राय, ठीक है, कलम के सिपाही, और कलम के सिपाही का नामकरण भी इनको उनके पुत्र अमृत राय ने ही दिया था। तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई मुंशी प्रेमचंद के विषय में। अब आगे इस अनुच्छेदों को हम और पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इनके और भी व्यक्तित्व स्वरूप के विषय में लेखक क्या व्यंग कर रहा है, क्या यथार्थ प्रस्तुत कर रहा है, क्या आदर्श प्रस्तुत कर रहा है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था थोड़ा, और हम आगे से पढ़ देते हैं। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपका जूता जो फटा हुआ है वो तो बाहर से दिखाई भद्दा दिखाई पड़ रहा है, अच्छा नहीं लगा, बुरा लग रहा है, लेकिन हम दिखावटी रूप में जो जूता पहनते हैं, पहने हुए, उससे तो हमें अंदर जो हमारे आंतरिक परेशानी हो रही, पैरों में जो दर्द हो रहा है, जो हमारा पैर कट रहे हैं, उससे तो आप मुक्त हैं। लेकिन दिखावे रूप में, मैं दिखावटी रूप में लोगों को अपने सज्जन एक भद्र रूप दिखा रहा हूँ, जो कि ये सही, क्योंकि लेखक जो है स्वयं तुलना कर रहा है कि मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊँ, जैसा मुंशी प्रेमचंद का व्यक्तित्व है वैसा किसी का व्यक्तित्व इस क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, तो लेखक स्वतः ही अपने आप को लिख रहा है कि मैं भी ऐसा नहीं, लेखक होकर के मैं भी ऐसा आदर्श नहीं प्रस्तुत कर पा रहा हूँ जो मुंशी प्रेमचंद जी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यथार्थ का दर्शन कराना, यथार्थ बताना, आदर्श पर चलना, आर्थिक मुसीबतों में होते हुए हर चीज़ को सामने प्रस्तुत कर देना, ये बहुत बड़े व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व के एक परिकोटि है, एक दिखावा है, एक देखने की प्रवृत्ति है। इससे हमें क्या होनी, इस पर हमें हंसना नहीं चाहिए। किसी की विषम परिस्थिति, यही मुंशी प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं हरिशंकर प्रसाद, ये किसी के ऐसे विषमताओं से हमें खेद नहीं व्यक्त करना चाहिए। समाज में ऐसे तमाम तरीके के लोग हैं जो आर्थिक विषमता से बहुत ही दुर्भिक्ष हैं, मतलब परेशान हैं, और लेकिन उनके अंदर भी क्वालिटियाँ होती हैं, उनके अंदर भी प्राकृतिक कोई न कोई गुण होगा, वो आज नहीं कल धीरे धीरे अपने जीवन को सुधारेंगे। तो ऐसा नहीं कि उनको हमें व्यक्त करना चाहिए। तो लेखक यहाँ व्यक्त करके बात को हम बताना चाहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो आदर्श पर है, दिखा तो रहा, दिखावटी तो नहीं कर रहा है, और यहाँ मना भी हमें कर रहा है हमारे जीवन को कि दिखावटी का काम कोई कभी करना नहीं चाहिए। ठीक है, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कभी कागज के फूल चाहे इतने आप रंग भर दीजिए तरह तरह के, चाहे इतने भी आप उसको सजा दीजिए, उससे जो प्राकृतिक जो गुण है, खुशबू का, सुगंधित का जो सुगंध हमें आकर्षित करती है, वो कभी होगा नहीं। तो उसी प्रकार दिखावटी जीवन जो होता है वो बहुत ही परेशानी में डालने वाला होता है, स्वयं को भी और हमारे जो कुटुंब के लोग हैं उनको भी साथ साथ चपेट में ले लेता है, कभी कभी पड़ोसियों को भी। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, हमें दिखावे का काम नहीं करना चाहिए। ये हरिशंकर प्रसाद निबंध के माध्यम से और मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करके ऐसी बातें हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसे अपनाना चाहिए। ज्ञान है, ये एक तालीम है, शिक्षा है, इस तालीम शिक्षा को हमें भी ग्रहण करना चाहिए कि जब भी हम करें, कोई भी कार्य करते हैं, कोई व्यक्तित्व का कोई आधार प्रस्तुत करते हैं, कोई जीवन का आधार रखते हैं, कोई हम काम करते हैं, तो उसमें यथार्थ का पुट अवश्य होना चाहिए, यथार्थ का भाव अवश्य होना चाहिए, सच्चाई अवश्य होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। चंदन की चुटकी बली गाड़ी बड़ी न काठ, थोड़ी सी चंदन की
जो लकड़ी है वो सुगंधित होता है, उसको आप रखेंगे तो वो आपको खुशबू आपको आनंदित करेगी। लेकिन अगर आप बहुत से राखियों को जले हुए व्यर्थ जो द्रव्य पदार्थ को जो जले हुए जो राख है उनको इकट्ठा करके जब हम अपने पास रखते हैं, जब जब वो हवा चलती है हमारे शरीर को काला ही करती है। तो यहाँ पर उत्तम चीज चाहे थोड़ी हो, अगर यथार्थ आपके पास थोड़ा ही है, जो है उसको आप प्रस्तुत करिए। यथार्थ यथार्थ होता है, सच्चाई सच्चाई, सत्य सत्यता। वो उस समय आपको कुछ लोग आपके ऊपर हो सकता है उपहास व्यक्त करें, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत लाभदायी, बहुत ही जीवन को उन्नति बनाने वाला, बहुत ही जीवन के आगे की ओर उन्मुख करने वाला ही दिखाई पड़ेगा। और जो दिखावटी करते हैं बाद में अंतः पतन की ओर स्वतः ही जाते हैं और जा करके अपने कुटुंब के परिवार के जो लोग हैं उनको भी साथे साथे डुबा ले जाते हैं। तो ये यथार्थ के जो भाव है हमें हमेशा उसको संजोजना चाहिए और उसको रखना चाहिए, यथार्थ का जीवन को अपनाना चाहिए। ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है। हमेशा सांच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसके अंदर सच्चाई सत्यता होती है वही सच्चा इंसान होता है, वही सच्चा ईश्वरीय रूप होता है, उसी के अंदर सच्चे ईश्वर का स्थान होता है, सच्चा ईश्वर उसी पे निवास करता है और अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे हमारे विषय में क्या देखते हैं, क्या सोच रहे हैं, हमें उन पर ध्यान देना है। हमारा व्यक्तित्व कैसा, हमें कैसा संतोष मिल रहा है, हमें कैसी आनंद की प्रतिपूर्ति हो रही है, किस प्रकार से हम आनंदित हो रहे हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, किस प्रकार हम अपने परिवार कुटुंब या समाज का कल्याण कर सकते हैं, वो भावना आपके अंदर ये सिद्धांत होने चाहिए, दूसरों को लेकर नहीं। जैसे आपके अंदर अगर ज्ञान है तो आप ही उस मार्ग पर पहले चलेंगे, जब आप सफल होंगे तब आप लोगों के आपकी ग्रहण जो आपके आदर्श विचार यथार्थ सत्य हैं उनको लोग भी आपके समाज की ओर ग्रहण करेंगे। क्योंकि पहले कोई चीज नहीं ग्रहण होता है, मूर्ति पहले आकार नहीं लेते, एक पूजने योग्य मूर्ति पहले नहीं बन जाती, पत्थर अपने आप स्वयं नहीं बन जाता, उस पर छैनी और हथौड़ी की मार चलती है, बहुत दर्द सहता है तब वो मूर्ति का रूप लेता। तो उसी प्रकार से कोई काम करेंगे तो उसमें पहले कष्ट का अनुभूत होती है, कोई कष्ट आपको झेलना पड़ता है, बहुत दुख दर्द झेलने पड़ते हैं, तब जाकर के आप एक मूर्ति के रूप में पूजने योग्य व्यक्ति बनते हैं, एक अच्छे मानव, एक अच्छे समाज के पूजनीय व्यक्ति का रूप धारण करते हैं, तब जाकर के बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है और लोग आपकी प्रेरणाओं को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी छोटी जो अदूरदर्शी जो सोच के व्यक्ति होते हैं, ऐसी बात को सोच लेते हैं, हम अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं अच्छा वो बुरा है, हम ज़्यादा धनवान है वो कम है, ये सब विषमताएं नहीं होनी चाहिए। आपके हृदय की विषमता भी इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, जो हो समानता होनी चाहिए। जो जाकर मन रमा समता में वही जगना महान है, जो समता के भाव को रखता है, समानता के भाव को रखता है, संसार में वही पूजा जाता है बाद में, और उसी की स्वीकृति भी फैलती है। अपने व्यक्तित्व का अलग पहचान बनाइए, ये बात हो, और वो पहचान यथार्थ पर और आदर्श पर और सत्यवादी सिद्धांत पर ही होना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत ही कष्ट, बहुत ही दुख का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप उससे विचलित नहीं होते हैं, लगातार आप चलते जाते हैं पथ पर, तो एक दिन आप अवश्य सफल होंगे और सफल होकर के आपका नया नाम, नया जन्म होगा, नए मानव के रूप में आप अवतीर्ण होंगे और समाज में एक नए संदेश के साथ अपने जीवन को नाम को अमर बनाएंगे और लोग आपके ऐसे सिद्धांतों को, अपने तुम्हारे आदर्श विचारों को लोग ग्रहण करेंगे, जैसे हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं। ये यथार्थ में भी हो सकता है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये केवल पाठ्य पुस्तकों की बातें ही नहीं है, ये हमारे जीवन की प्रेरणादायक बातें, इसलिए हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम करें तो ऐसा नहीं है कि हम भी नहीं आ सकते, हम भी पटल पर हो सकते हैं, लोगों की पुस्तक के पेजों पर हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, हमारा विचार सब कुछ आ सकता है, लेकिन काल्पनिक नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ कर्म करने पड़ेंगे यथार्थ के आदर्श। बात समझ गए ना? तो यहाँ से हम आपको थोड़ा से अनुच्छेद और पढ़ते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। देखो लेखक यहाँ पर कह रहा है कि तुम फटे जूते इतने शान से पहने हो, तुम्हारे अंदर कोई लज्जा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई परेशानी नहीं दिखाई, चेहरे पर हर तरह के कोई फिक्र नहीं है, आपके चेहरे पर मुस्कान भी है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महानता की बात है। लेकिन बड़े ठाठ से पहनूं, मैं ऐसा नहीं पहनता, लेकिन मैं आपकी तरीके से क्यों नहीं बन सकता, मैं आपकी तरीके से नहीं बन पा रहा हूँ, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जैसे आप का जीवन है, जैसे आप हिम्मत संघर्षी, आप अद्वितीय है इस संघर्ष में,
आपके अंदर जितनी भी ये साहस है यथार्थ के प्रति, वो तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। तो कभी मुंशी प्रेमचंद के साथ समक्ष, मतलब जो लेखक हरिशंकर परसाई है, जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया निबंधात्मक रूप में, वो उनके सामने अपने को असहज महसूस कर रहा है कि जितना साहस आपके अंदर है, जितना संघर्ष, जितना आदर्श, जितना यथार्थ आपके अंदर है, उतना आदर्श को मैं कभी प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य हो ही नहीं सकती जितने आपके अंदर है। आपका जीवन महान है, आप धन्य हैं, ठीक है, जो आप अपने यथार्थ को दिखा करके और लोगों के सामने इस प्रकार से मुस्कुरा भी रहे हैं। वाह मुंशी प्रेमचंद जी, आपका जो मैं भी ये कह रहा हूँ कि वाह मुंशी प्रेमचंद, धन्य है आपका साहित्य और धन्य है आप जिस तरीके से आपका व्यक्तित्व भी है, ठीक है। ये हम एक प्रेरणा मैं भी इससे ले सकता हूँ, ऐसे व्यक्तित्व के महान भाव मुंशी प्रेमचंद से। तो आप भी विद्यार्थी जीवन में आप भी इनके व्यक्तित्व जीवन से आप भी इनकी प्रेरणाएं ग्रहण कर सकते हैं। ये हमारी शिक्षा, ये हमारी तरफ से एक तालीम है, शिक्षा है कि आप भी यथार्थ को जरूर स्वीकार करें, यथार्थ आदर्श को अपनाएं, ठीक है। जीवन को धन्य करने के लिए बहुत से हमें अच्छे संस्कारों, विशिष्ट संस्कारों को अपनाना पड़ रहा है। अपनी संस्कृति की रक्षा करनी पड़ती है, अपने सिद्धांतों की रक्षा करनी पड़ती है, तब हमारा जीवन एक तालाब में खिले हुए, कीचड़ में खिले हुए कमल के समान होता है, जिसको लोग ललायत होते हैं खींचने के लिए। समाज जो गंदा है, जो बुराइयों से भरा है, उसमें हम कीचड़ कमल के समान हो सकते हैं, कीचड़ में कमल के समान। इस गंदे समाज में भी हम अपने व्यक्तित्व को, अपने सिद्धांत को आगे ले चल करके, बढ़ा करके, अपने आदर्श को प्रस्तुत कर करके, सिद्धांतों को अपना करके हम भी कीचड़ में कमल के समान इस समाज में पूजनीय हो सकते हैं, अपना लोग व्यक्तित्व बना सकते हैं। तो ये भी तालीम शिक्षा है, ठीक है। देखिए आगे, फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो की छाप दे। बताइए, लेखक जगह जगह अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा है, ऐसा सहज महसूस है कि मुंशी प्रेमचंद जी जैसे आप व्यक्तित्व, आपका पोशाक पहने हुए हैं, अपनी विषमता को दिखा रहे हैं, अपने यथार्थ आदर्श को दिखा रहे हैं फोटो में, उस तरह का तो मैं कभी नहीं कर सकता, चाहे हमारी लेखन जीवनी आए चाहे ना आए, चाहे हमारी फोटो कोई देखे या ना देखे। लेकिन आप जैसे साहसी और व्यक्तित्व के महान व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ, ये लेखक नमन भी करना चाहता है इस भाव से, ठीक है, कि मैं ऐसा, तो मेरे अंदर ऐसी साहस, शक्ति, स्फूर्ति नहीं है कि मैं ऐसे पोशाक को खिंचवा करके साहित्य में प्रस्तुत करूं कि लोग हमारे ऊपर क्या, हमारे अंदर एक संकोच है। लेकिन आप जैसे महान और धनी व्यक्तित्व के धनाढ़ साहित्यकार और इतने बड़े व्यक्तित्वकार, आपको जो साहस, आपको जो आपके अद्वितीय जो संघर्ष है, जो आपके आदर्श है, मैं उसके प्रति भी सहज महसूस कर रहा हूँ। आपको इसके लिए बहुत इसकी प्रेरणाएं तो प्राप्त हो रही, लेकिन मैं तो ऐसा कभी कर भी नहीं पाऊंगा हमारे अंदर, लेकिन इतनी साहस कभी आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। अब देखिए, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये कह रहे हैं कि आप मुस्कुरा भी रहे हैं, ऐसे स्थिति में फोटो भी खिंचा रहे हैं, इतनी आपकी शरीर की दुर्बलता है, आप फटे जूते पहने हुए, फटे पोशाक पहने हुए फोटो खिंचवा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है, आपको लज्जा नहीं आ रही है, आप इतने साहस के साथ, मुस्कुराहट के साथ, प्रसन्नता के साथ हर पोज दे रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। इसको तो देखकर मेरे हौसले ना तो बढ़ नहीं रहे बल्कि और गिर जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपके सामने बहुत छोटा हूँ, दिखाई पड़ रहा हूँ। मैं तो दिखावटी के वेशभूषा में था, दिखावटी को भी बता रहा कि इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप तो जरा से भी दिखावटी का जो आपके अंदर भाव नहीं है, जो आपके अंदर ये सिद्धांत नहीं है, इसके लिए तो मैं अपने आप को निर्बल महसूस कर रहा हूँ, अपने आप को, अपने हौसलों को पस्त कर हो जा रहा है, मेरा हौसला जो साहस और में गिर जा रहा है। अब मैं आपके सामने एक तिनके के समान हो गया हूँ, ठीक है, बहुत ही लज्जित होता हूँ, ठीक। और आपके हौसलों को मैं क्या करता हूँ, ये प्रशंसा भी कर रहे हैं अंदरूनी, ये व्यंग में, इनको व्यंग लिखा जा रहा है, व्यंग नहीं है इनके ऊपर, ये व्यंग्यात्मक के लेखक थे, इनका व्यंग शैली का अपनाया है इन्होंने साहित्य में, लेकिन ये व्यंग नहीं कर रहे, बल्कि ये मुंशी प्रेमचंद के ऐसे व्यक्तित्व के प्रति नमन कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं इनका दिखाने के लिए कि इनके जो निबंध है, निबंधात्मक रूप को प्रस्तुत करके साहित्यकार, जो पाठककार हैं, इनको पढ़ करके इनको पर हंसे, इनके माध्यम से हम लोगों को एक प्रेरणादायी शिक्षा मिल रही है कि हमें भी आदर्श यथार्थ को अपनाना चाहिए, और लेखक इनके ऐसे आदर्श, ऐसे व्यक्तित्व को देख करके स्वतः यह
वो क्या है, अपने आप को छोटा तिनके के समान महसूस कर रहा है। ठीक है कि मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ। फिर आगे देखिए, क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नीलगाय हलुआ का खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया, क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। देखिए, ये गोदान भी इन्होंने लिखा है, ठीक, 1936 में प्रकाशित हुआ था गोदान का उपन्यास, जो श्रेष्ठ उपन्यास है। कृषक जीवन की कहानी उन्होंने प्रस्तुत किया उसमें, और आर्थिक विषमताओं को मेहता साहब और होरी और झुनिया के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसमें पात्र हैं उनके, और पात्रों के माध्यम से किस प्रकार से एक किसान अपने विषमता, अपने दयनीयता से कितना परेशान रहता है, जीवन भर किसी आर्थिक तंगी से परेशान रहता है, और किस प्रकार से एक पूंजीपति उसके ऊपर अन्याय निरंतर शोषण भी करता है, इसको प्रस्तुत किया है। किसानों की दयनीय दशा को भी यहाँ पर चित्रित किया था। गोदान के विषय में कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर वर्णन में आया कि गोदान का, क्या होरी का गोदान हो गया है, कि आप होरी के समान हो गए, कि मतलब होरी जो किसान था, ठीक, उसमें गोबर भी है, उसका पुत्र भी था होरी का, ठीक, और होरी जो था किसान था, बहुत ही दयनीय स्थिति थी उसकी, विषमताओं से, झूरी उसकी पत्नी थी, दोनों बहुत दयनीय स्थिति में कर्ज में डूबे रहते थे, और दूसरों के किसानी करके हमेशा माल गुजारी को ही भरते रहते थे, और फटे पुराने कपड़े को धारण करके किसी प्रकार से जीवन जीता था। तो ये कह रहे हैं कि गोदान की आप होरी तो नहीं है, एक व्यंग है ना, लेकिन व्यंग नहीं है। इन्होंने विशिष्टता से जो जैसे गोदान लिखा था, लोगों के सामने प्रस्तुत किया, कृषक जीवन की ट्रेजेडी जो प्रस्तुत किया था, जो दुर्घटना हो रही है किसानों के साथ, उनके पर जो संवेदना प्रकट किया मुंशी प्रेमचंद ने, उसका विवरण जिक्र यहाँ पर लेखक ने, क्योंकि आप गोदान की होरी हैं, हो गए हैं। जो आपने स्वतः ही होरी के विषय में लिखा, आप स्वतः तो होरी नहीं दिखाई पड़ने, इतनी विषमता से आप जूझ रहे हैं, ये आपकी बहुत महानता वाली बात है। ठीक है, इतने बड़े लेखक होकर के भी आप क्या है कि आप दिखावा नहीं कर रहे हैं। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गया। देखो, हल्कू पूस की रात कहानी है, झबरा उसमें एक कुत्ता था, उसके बाद इसमें एक पत्नी है, और सुजान एक साहूकार था जो उसको पैसे माल गुजारी के लिए लिया था, कर्ज लिया था, उसको देना है। खेती कर रहे हैं, खेती में ठंड का समय था, उनके पास माल गुजारी के लिए केवल 3 रुपये थे। 3 रुपये उठा करके वो क्या दे देता है साहूकार को, और कंबल नहीं ले पाता, और ठंड में रह करके ही वो जो एक की पत्ते उसके नीचे जो खाट को डाल करके रात अपने खेतों की रखवाई करता, लेकिन बाद में बीच बीच में ठंड लगने के कारण जब वो किसी तरीके से झबरा के साथ सो जाता है और पत्तियों को जलाकर रात भर रखवाई करता, लेकिन आज तक जब उसकी आंखें बंद हो जाती है तो नीलगाय उसके खेतों को भी चर जाते हैं। तो उसकी जो हल्कों की विषमता है, आर्थिक विषमता, उसको मजबूर कर देती है मजदूरी करने पर, किसी तरीके से जीवन यापन करने के लिए। कपड़े नहीं ले पाता, न कंबल ले पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी पूस की रात की है, को भी जिक्र किया कि पूस की रात के आप हल्को हैं क्या, जो आपके पास कपड़े नहीं हैं, आपके पास जूते नहीं हैं, आप क्यों इतनी विषमताएं से कि आप ऐसा करना नहीं चाहते कि ये आपके पास, ये आप बिल्कुल इसी तरीके से आपका जीवन ही है, ये समझ नहीं पा रहा है यहाँ पर लेखक। और लेखक जान भी रहा कि ये मुंशी प्रेमचंद का निजी व्यक्तित्व है। ठीक है, तो आप ये हल्कू का भी जिक्र कर रहा है और होरी का भी, गोदान का भी, जिसमें आर्थिक विषमताओं को विषय में बताया गया। स्वतः ही मुंशी प्रेमचंद जैसा लिखते थे वैसा इनका पोशाक सामने दिखाई पड़ रहा है, इसलिए लेखक इस बात को कहा है। आगे देखते हैं, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। देखिए, सुजान मंत्र कविता इन्होंने कहानी लिखा था, जिसमें सुजान भगत थे और उनका बेटा जो था वो बीमारी से जूझ रहा था, और जूझ करके वो क्या हुआ, उसको डॉक्टर चड्ढा जो है गोल्फ खेलने जा रहे थे, रोते रहे एक व्यक्ति जिसका नाम था भगत, और उस भगत रोता रहा कि हमारे बच्चे को देख लो, एक ही लड़का था, लेकिन गोल्फ खेलने के चक्कर में, मतलब गोल्फ खेलने जा रहे थे डॉक्टर साहब, और गोल्फ खेलने के समय जब ये पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने वो चिल्लाता रहा कि हमारे बच्चे को देख लीजिए, लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो गोल्फ खेलने चले गए। तथा इसका लड़का क्या होता है, वो क्या उसका प्राणांत हो जाता है, वो मर जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि कुछ समय के बाद इनके जो डॉक्टर चड्ढा थे, उनके बेटे कैलाश जो था, कैलाश को एक सर्प ने डस लेता है, डस करके कैलाश मर जाता है, और मर करके उसके वो गिर जाता है मूर्छित होकर, वो प्राणांत होने का समय आ जाता है। मतलब जब उसको सर्प ने काटा, उसका जब जहर चढ़ता जाता है तो कोई भी दवा दारू
फायदा नहीं करता तो कैलाश जो था, जो पहले अपने बेटों को दिखाने आया था चड्ढा के पास, जिसका पुत्र मर जाता है, वो सर्प का मंत्र जानता था, सर्प उतारने का, उसके जहर उतारने का। उसने जब सुना तो वो आकर के डॉक्टर चड्ढा के जो पुत्र जो कैलाश था उसके अपने मंत्रों के द्वारा, उसको उच्चारण द्वारा उसके विष को निकालता है, दूर करता और उनके बेटे को जीवित कर देता। तब जाकर चड्ढा की आंखें खुलती हैं कि हमने बहुत गलत किया था इसके। वो पछताते हैं और रोते भी हैं, ऐसा गलत कर्म हमने किया था कि मानवता को ताक पर रख करके हमने इसके बच्चे को देखा नहीं, और उसका बच्चा एक इकलौता पुत्र मर गया था। बाद में जब इनके पुत्र को बचा देता है तब जा करके बात उनको समझ में आती है कि मानवता, धन से, आदर्श सिद्धांत, धन और धर्म से क्या होता है, बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है, विवेकानंद भी ने बताया कि सबसे बड़ा धर्म होता है मानव धर्म, और व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्म होता है अपना स्वतः ही कर्म, मानव कर्म, मानव सेवा, ये सब है आपके अंदर अगर है, आप ये आदर्शवादी हैं, आप एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने आपको यहाँ की पूछ की रात की तक जो हमने आपको पढ़ा दिया है मंत्र तक, जो कैलाश और चड्ढा के विषय में यहाँ तक हमने अनुच्छेद में आपको ये वीडियो में बता दिया है। अब आगे का अनुच्छेद हम कल पढ़ाएंगे आगे की वीडियो में। तब तक इस अनुच्छेदों को आप पढ़िए, जो हमने आपको तालीम दी, जो शिक्षा दी, उसको ग्रहण करिए, और ग्रहण कर करके कुछ सिद्धांतों को, आदर्श मूल्यों को अपनाइए, और जीवन को अपने एक महान दृष्टिकोण की ओर अग्रसर करिए, अपने जीवन को महान बनाइए। अभी आप 9th से आकर के 10th 11 अभी बहुत जीवन पड़ा हुआ है। अपने सिद्धांतों को इसी समय से अगर आप अपनाएंगे तो जीवन निश्चित ही अंततः आप सफलता की सीढ़ी बुलंदियों पर होंगे, और एक अपना समाज में, अपना संसार में, समाज में, देश में अपना अलग नाम रोशन करेंगे, अपना एक अलग व्यक्तित्व की पहचान रखेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।